हेलो, हाउ आर यू? खैर, आज हम चर्चा करने वाले हैं एपिक थिएटर को लेकर। तो क्या आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक हैं एपिक थिएटर, फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर, देन ब्रेख्ट्स फिलॉसफी, देन प्लेज ऑफ बर्टोल्ट ब्रेख्ट। तो चलिए देखते हैं एपिक थिएटर क्या होता है। एपिक थिएटर वो है जो एक थियोरेटिकल मूवमेंट है जिसकी शुरुआत अर्ली 20 से मिड 20 सेंचुरी में हुई थी। खैर, अगर आपको अर्ली 20 और मिड सेंचुरी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पर एक ब्लू बॉक्स में 2 ब्लैक कलर की लाइन को हाईलाइट करके रखा है, आप उसे पढ़ लीजिए। अर्ली 20th सेंचुरी इज डेफिनेटली 1900 to 1934 एंड मिड 20th सेंचुरी इज डेफिनेटली 1935 to 1969। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एपिक थिएटर की शुरुआत जो हुई थी वो 1900 से 1969 के बीच की है, उसमें इसका समय माना जाता है। तो जब इस टाइम पीरियड में इस थियोरेटिकल मूवमेंट की शुरुआत हुई थी जिसके फाउंडर रहे थे मिस्टर बर्टोल्ट ब्रेख्ट। एपिक थिएटर के अंदर बर्टोल्ट ब्रेख्ट जो थे वो रियलिस्टिक एक्टिंग मेथड का कॉन्सेप्ट ब्रेक करना चाहते थे, उसको पूरी तरह तोड़कर रख देना चाहते थे, जो कि स्टैनिस्लाविस्की ने दिया था। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहते थे वो? तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था, इससे पहले का जो पार्ट है उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उनका जिंदगी का अनुभव काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ें देखी जिसके चलते उनका मन बहुत ज़्यादा बदल चुका था समाज को लेकर। और वो चाहते थे कि रंगमंच जो है एक एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनकर लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करे, उनके अंदर एक सवाल उठाए। वो थिएटर के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहते थे। इसीलिए ये जो स्टैनिस्लाविस्की का जो मेथड था इल्यूजन, रियलिटी का इल्यूजन क्रिएट करने का, वो उसको बिल्कुल तोड़ देना चाहते थे। ही यूज थिएटर एज ए टूल फॉर सोशल चेंज। वो समाज के अंदर सामाजिक बदलाव लाने के लिए उन्होंने रंगमंच का इस्तेमाल किया। और एपिक थिएटर इज ऑल्सो नोन एज द थिएटर ऑफ एलिनेशन। एपिक थिएटर को थिएटर ऑफ एलिनेशन भी कहा जाता है। अब ये एलिनेशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे। अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ एपिक थिएटर, जिसमें सबसे पहले है एलिनेशन। तो एलिनेशन क्या होता है? एलिनेशन को हम शॉर्ट में वी इफेक्ट भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म है वरफ्रेमडंग्स इफेक्ट, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का हिस्सा ना होना। एलिनेशन मेथड से बर्टोल्ट ब्रेख्ट ये बताते हैं कि वो अपने ऑडियंस को प्ले का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते। जैसा कि हम स्टैनिस्लाविस्की में देखते हैं, उनके एक्टिंग मेथड में वो इल्यूजन क्रिएट करते हैं और ऑडियंस जो है प्ले के कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ने लगते हैं, अपने आप को एक साथ मिलाने लगते हैं, उनकी भावनाओं के साथ जोड़ने लगते हैं, उनके फीलिंग के साथ में। लेकिन बर्टोल्ट ब्रेख्ट उसी सिस्टम का यहाँ पर ब्रेक करते हैं। वो कहते हैं कि ना ऑडियंस जो है प्ले को एक मैसेज की तरह देखे और उसको क्रिटिकली देखे। इसका मतलब होता है एलिनेशन। सेकंड फीचर की हम बात करते हैं वो है नरेशन। तो एपिक थिएटर में ये सबसे दूसरा महत्वपूर्ण इसका फीचर है नरेशन। इनका आप प्ले पढ़ोगे, देखिए मैं इन फीचर्स को समझने के लिए आपको एक प्ले बताऊंगा। कोई भी आप बर्टोल्ट ब्रेख्ट का कोई भी प्ले ले लीजिए, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा, मैं अपना फेवरेट प्ले बताता हूँ वो है कॉकेशियन चॉक सर्कल। अगर आप जिसको हिंदी में उसका अनुवाद है खड़िया का घेरा, तो आप उस प्ले को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नरेटिव फॉर्म उसमें मिलेगा और डायलेक्टुअल फॉर्म कम है। तो आप उस प्ले को देखेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि हाँ, नरेशंस बर्टोल्ट ब्रेख्ट के प्लेज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा फीचर है एपिसोडिक। तो प्ले जो होता है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही स्टोरी कैरी नहीं करता, एपिसोड्स में चलता है। तो जैसे कि कॉकेशियन चॉक सर्कल में आपको 13 to 14 ऐसे कुछ एपिसोड्स मिलेंगे। तो एपिसोड 1 आता है, एपिसोड 2 आता है और हर एक एपिसोड एक अलग अलग स्टोरी को क्रिएट करता है, हर अलग अलग तरह की स्टोरी दिखाता है उसी एक सीन की। तो उसका होता है मतलब एपिसोडिक। फोर्थ फीचर है यहाँ पर नो स्टेज इल्यूजन। वो यहाँ पर अपने प्ले में कोई भी इल्यूजन क्रिएट नहीं करते, कोई भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सेट नहीं लगाते रियलिस्टिक प्ले की तरह। जैसे कि अगर आप शेक्सपियर का कोई प्ले कर रहे हो तो वो एकदम रियलिस्टिक सेट डिज़ाइन करते हैं, मतलब एक तरह से रियलिटी क्रिएट करते हैं स्टेज के ऊपर। लेकिन बर्टोल्ट ब्रेख्ट के प्ले में, एपिक थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्टेज के लिए वो कुछ भी टेबल कुर्सी ऐसी चीज़ें यूज़ करके या फिर वो ना भी करके वो बैनर्स और पैम्पलेट्स इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं और उसके थ्रू वो अपना पूरा प्ले कंप्लीट कर लेते हैं।
और यहाँ पर हम दूसरा फीचर देखते हैं कोरस, सॉन्ग और साइन। इनके प्ले में आपको कोरस मिलेगा, सॉन्ग्स मिलेंगे, साइन मिलेंगे, सिंबॉलिक रहता है, कोरस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, सॉन्ग्स भी रहते हैं, उसमें गाने भी होते हैं। और सबसे लास्ट में हम देखते हैं जनरलाइज कैरेक्टर्स बड़े सिंपल होते हैं, जैसे रियल लाइफ से जुड़े हुए। जैसे कि आप देखोगे कि उसमें आप एक जज का कैरेक्टर है, कॉकेशियन चॉक सर्कल अगर आप पढ़ते हैं, और उसका नाम होता है एज़डेक, जिसको हिंदी में अज़दाक भी बोलते हैं जब आप प्ले पढ़ोगे तो जनरलाइज कैरेक्टर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ से जुड़े हुए। अगर आप उस प्ले को पढ़ोगे तो आपको ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एलिनेशन का इफेक्ट मिलेगा आपको, है ना, नरेशन होगा, एपिसोडिक होगा, कोई स्टेज इल्यूजन नहीं होता है उसमें, कोरस होता है, सॉन्ग्स होते हैं, साइन होते हैं और जनरलाइज कैरेक्टर रहते हैं। ये सारे उसके फीचर्स हैं किसके? एपिक थिएटर के। आइए हम देखते हैं ब्रेख्ट्स फिलॉसफी। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। तो ब्रेख्ट की फिलॉसफी है, पहला हम फिलॉसफी देखते हैं, थिएटर शुड बी पॉलिटिकल। मतलब वो राजनीतिक चीज़ों को लेकर अपने उनके, देखिए उनकी आप पोएम्स पढ़ोगे, उनके आप स्टोरीज़ पढ़ोगे, उनके आप स्टोरीज़ तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन पोएम और प्ले आप जो भी पढ़ोगे उनका देखना काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल होता है, सटायरिकल भी होता है। तो ये और राजनीतिक समस्याओं और सामाजिक समस्याओं को रिलेटेड वो ज़्यादा उन पर जोर डालकर अपना लेख लिखते थे। उनकी दूसरी फिलॉसफी है, थिएटर शुड बी यूज टू फोर्स पीपल टू थिंक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो उनके हिसाब से रंगमंच ऐसा होना चाहिए जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे। ही अपोज्ड थिएटर एज ए एंटरटेनमेंट ऑफ एस्केपिज्म। वो उनका कहना था कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर देखने के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग कहते हैं कि हम थिएटर क्यों करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए। उनको वो इस चीज़ को नकारते हैं। वो कहते हैं कि थिएटर एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, वो एक मैसेज, लोगों को जागरूक करने का जरिया है। ही सॉट टू क्रिएट द अपोजिट। वो उसका अपोजिट करने के लिए, जैसे कि समाज में कुछ बुरी रीतियां चल रही हैं या राजा नेता वगैरह लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे, तो उनके अपोजिट वो प्ले करते थे। उनके प्ले ऐसे होते थे। ही डिस्पाइज द रोमांटिक, द सेंटिमेंट एंड द रियलिस्टिक। वो देखो उनके प्ले में आपको रोमांटिसिज्म कम मिलेगा, सेंटिमेंट्स कम मिलते हैं, रियलिस्टिक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ही वॉन्टेड हिज ऑडियंस टू वॉच हिज प्ले क्रिटिकली। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, वो अपने ऑडियंस को चाहते थे कि उनके प्ले को क्रिटिकली देखें, और जब लोग उनके प्ले को देखें तो वो वहाँ से कुछ सवाल अपने मन में लेकर जाए और उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर सोचें, विचारें, है ना, कुछ मुद्दों को लेकर। He did not wanted the audience to accept the play as real life. जैसा कि मैंने आपको एलिनेशन में बताया था, इसका मतलब होता है कि वो अपने ऑडियंस को नहीं चाहते थे कि वो प्ले का हिस्सा बन जाएं। वो नहीं, वो दर्शक हैं, वो दर्शक की तरह ही देखें। और एपिक थिएटर की एक और खासियत है कि वो ऑडियंस के साथ वो फोर्थ वॉल के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, है ना, जो स्टैनिस्लावस्की क्रिएट करते हैं। वो ये चाहता है कि उनका एक्टर जो है ऑडियंस से बात करे, कभी कभी अपने कैरेक्टर को भूल कर उनसे एक नॉर्मल बंदे की तरह वो बात करे, है ना। तो यहाँ पर ये लास्ट वाली फिलॉसफी इनकी सच होती है कि वो रियल लाइफ की तरह कैरेक्टर को, उनके प्ले को ना ले और एक क्रिटिकल ऑडियंस की तरह ही उनके प्ले को देखें। आइए हम इनका नेक्स्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है जो है इनके प्ले, और वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आइए प्ले की बात करते हैं। तो मैं इन प्ले के बारे में आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैंने यहाँ कुछ नाम लिख रखे हैं, आपको दिख भी रहे होंगे। 3 पेनी ओपेरा, कोकेशन ऑफ चॉक सर्कल, द गुड पर्सन सेड जुआन, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, लाइफ ऑफ गैलीलियो, रेसिस्टेबल राइज ऑफ आर्ट्यूरो यूई। इसमें 2 प्ले सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, द कोकेशन चॉक सर्कल एंड मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। और ये दोनों प्ले आपको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों की स्थितियों को आपको समझा देंगे। अगर आप इन प्ले को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वॉर के बाद में लोग किस तरीके से, किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, क्या क्या परेशानियों से झेलनी पड़ती है, कोई किसी से बिछड़ जाता है, कितने रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ये इनके प्ले हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ें, मौका मिले तो। थैंक यू सो मच। पहली बार मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाई है, आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।